नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से अभ्यास सीरीज़ में। अभ्यास सीरीज़ में हम सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज। अभ्यास सीरीज़ का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का हम चैप्टर 14 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 15 पार्लियामेंट करेंगे, और पार्लियामेंट सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है इंडियन पॉलिटी में और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। तो देखिए, तो इसलिए हम पार्लियामेंट को पार्ट्स में लेकर आए हैं। जो पार्ट 1 है वो लोकसभा है, और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वो लोकसभा के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। अब हम लोकसभा के 50 पीवाईक्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर द पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। देखो, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या लोकसभा के इलेक्शंस के लिए लड़ना है ना, तो आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 एज चाहिए। 25 एज होनी चाहिए। किस किस के लिए चाहिए? एक लोकसभा के लिए बताया था और एक प्रेसिडेंट के लिए। अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। 30 किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के मेंबर के लिए। राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज 30 तो चाहिए। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35। 35 किसके लिए? फॉर द प्रेसिडेंट, एंड इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट भी चाहिए। और 21 ईयर किसके लिए चाहिए? 21 ईयर चाहिए वो ग्राम पंचायत के लिए ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इलेक्शंस टू द लोकसभा। ठीक है। ए, इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बिल्कुल सही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शंस होते हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड होते हैं। कौन से आर्टिकल में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को डिफाइन कर रखा है? किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल है 326। ठीक है। वोटिंग एज कितनी चाहिए, कि मतलब कि कितनी एज होनी चाहिए व्यक्ति की जो कि वोट कर सकता है, मतलब वोटिंग एज होती है ना, वो कितनी है? 18। अच्छा, पहले कितनी थी? 21 थी, लेकिन 21 एज को रिड्यूस कर दिया गया 18। ठीक है, 21 को रिड्यूस कर दिया 18। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वोटिंग एज थी 21, उसको रिड्यूस कर दिया 18। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसने वोटिंग एज को कम कर दिया? तो ध्यान रखना 61। बी क्या बोल रहे हैं कि द इलेक्शन कमीशन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शंस। बिल्कुल सही है। देखो, इलेक्शन कमीशन, जब हम इलेक्शन कमीशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा बताएंगे। तो आर्टिकल कौन सा है इलेक्शन कमीशन का? 324। अब देखो, इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस को कंडक्ट करता है? एक तो लोकसभा के, दूसरे राज्यसभा के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन। सी क्या बोला है? द इलेक्टोरल रोल। देखो, इलेक्टोरल रोल कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 325 के अंदर है ना। आर्टिकल 325 के अंदर इलेक्टोरल रोल मेंशन है। आर, देखो फिर से पढ़ो। द इलेक्टोरल रोल आर प्रिपेयर अंडर द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि किसके? इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन का चैप्टर पढ़ेंगे पूरा ये सब बताया जाएगा। On the request of the Election Commission, the President is required to make available to the Elections Commission such step as may be necessary for the discharge of its functions। बिल्कुल सही है। तो इसका क्या आंसर है? नॉट करेक्ट बोला था सी वाला, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इनएक्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग स्टेट्स को, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग स्टेट्स को सीट एलोकेट की गई है लोकसभा के अंदर। ठीक, मान के चलो ये 20 है, मान के चलो ये 30 दे रखी है, 40 एग्जाम्पल है ना, 50 और ये 60। अभी 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग सीट दे दी गई स्टेट्स को। अब उसको फिक्स कर दिया गया कब तक? 2000 तक। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42nd एक्ट के थ्रू 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग जो सीट दी गई थी स्टेट्स को, उसको फिक्स कर दिया 2000 तक। लेकिन इसको बाद में और एक्सटेंड कर दिया गया कब तक? 2026 तक। 2026 तक। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो ध्यान रखिएगा कौन सा था? 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सीट्स का एलोकेशन था 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, उसको फिक्स कर दिया 2026 तक। तो आंसर क्या है? 2026। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज स्टैब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी प्री 2008 के अंदर, 2008 में। ठीक है, देखो 2020 में एक 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 फोर्स में आया था। 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 फोर्स में आया। ठीक है, तो इससे पहले 2020 से पहले कितने मेंबर थे? 552। ध्यान रखना 552। 530 कहाँ से थे? स्टेट से।
20 हमारे कहाँ से थे, 20 यूनियन टेरिटरी, और 2 को, और जो दो बच्चे 2 मेंबर्स को क्या करते थे, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ध्यान रखना, 2 व्यक्तियों को, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, किसमें, लोकसभा के अंदर। लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया, ये वाले प्रोविज़न को डिलीट कर दिया गया। कौन से आर्टिकल में था, तो आर्टिकल याद रखिएगा 331, ठीक, 331 जो हमें वो आर्टिकल था उसको डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए शायद मैं जब आपको कंसेप्ट बता रहा था तो मैं 333 बताया था, है ना, उसमें मैंने गलती से क्या बोल दिया था कि गवर्नर, जो गवर्नर होंगे वो एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे, किसमें, लेजिस्लेटिव, सॉरी हाँ, कौन, लोकसभा के अंदर बोल दिया था गलती से, है ना। तो ध्यान रखना वो लोकसभा के लिए नहीं था, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए था, जल्दबाजी में निकल गया, सॉरी उसके लिए ना। आर्टिकल 333 में क्या है, गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस आर्टिकल को भी डिलीट कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 104 एक्ट के थ्रू 331 एंड 333 को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, according to article 82 of the constitution of India, the allocation of the seats in the Lok Sabha to the states on the basis of, मैंने बता रखा किसके, 1971 के बेसिस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन ऑफ लोकसभा इज बेस्ड ऑन, मैंने आपको बता रखा जो स्टेट वाइज का जो एलोकेशन किया जाता है सीट्स का लोकसभा के अंदर, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। अच्छा, मैं आपको कुछ एक आर्टिकल बताता हूँ आपको, 330, कौन सा है, 330 है ना, आर्टिकल 330 में क्या है, आर्टिकल 330 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व है, किसमें, लोकसभा के अंदर। फिर समझो आर्टिकल 330 रिजर्व सीट्स हैं किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीट्स रिजर्व है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कितनी सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए हैं 84, शेड्यूल कास्ट के लिए कितने, 84, और एस के लिए कितने, 47। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, 84, और एस के लिए कितनी है, 47। अब मैं आपको ये पूछूँ, देखो लोकसभा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ध्यान रखना ये अवेलेबल ओनली किसके लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सीट्स कितने हैं, 84 और 47, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाईएस्ट नंबर रिजर्व सीट्स, देखो जो सीट्स का एलोकेशन किया है वो किया है पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ज्योग्राफी के अंदर। तो बताओ रिजर्व सीट्स किसके पास होंगे सबसे ज़्यादा, एमपी के पास। क्वेश्चन 9, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा। मैंने भी बताया था शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, 84, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी है, 47, तो 84। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 1, आउट ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट इन द लोकसभा 84 आर द रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल सही है, एंड 44 आर रिजर्व इन द शेड्यूल ट्राइब्स, नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी है, 44 नहीं है, कितनी है, 47। स्टेटमेंट सेकंड, डिसीजन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूंसी इज रिजर्व इज टेकन बाय डिलिमिटेशन कमीशन, बिल्कुल सही है। देखो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक। क्या फंक्शन होता है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज को फिक्स करना, और दूसरा काम क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कितनी सीट्स मिलेंगी लोकसभा के अंदर, इनको भी कौन फिक्स करता है, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक। और डिलिमिटेशन कमीशन का कोई भी डिसीजन आया, क्या इस डिसीजन को, इस ऑर्डर को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, तो आंसर नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कोई डिसाइड किया या फिर किसी चीज़ के ऊपर ऑर्डर दिया गया होगा तो उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कितनी बार बन चुका है, ये बन चुका है 4 बार, कब 1952, 1962, 1972 एंड 2002। तो देखिए स्टेटमेंट थर्ड ये सही है। स्टेटमेंट थर्ड, द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर, नहीं, अभी बता दो मैंने किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, एंड स्टेटमेंट टू इज
टू। क्वेश्चन 11th, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड। अभी बताया था मैं 330। अगर मैं यहाँ पर लोकसभा को काट दूँ और लेजिस्लेटिव असेंबली डाल दूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ना, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर द रिजर्व ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 332। ठीक है, तो ध्यान रखना 330 में लोकसभा मेंशन है और 332 में लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन है। और देखिए 333 वही था एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा, कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। और 333 में एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। लेकिन इन दोनों को आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म लोकसभा कैन बी डिजॉल्व। बिल्कुल की जा सकती है, लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है। लोकसभा को डिजॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अपनी मर्जी से नहीं, लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? पीएम। तो कहीं पर पीएम भी लिखा आता है, कहीं पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आता है। फिर समझो, लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। तो देखो, वाई द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, बिल नहीं होती, बल्कि किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है? किसकी रिकमेंडेशन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो 13 का सी है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14, सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। देखो मैंने आर्टिकल 85 बताया था। आर्टिकल 85 क्या है कि पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये तो आ गया मैक्सिमम गैप, कि मैक्सिमम गैप कितना नहीं होना चाहिए? 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर कितनी सेशन किए जा सकते हैं? 2 सेशन किए जा सकते हैं। एक साल के अंदर कितने सेशन? 2 सेशन। मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स। मिनिमम गैप मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो आंसर है नहीं, मिनिमम गैप मेंशन नहीं है। मतलब अगर मान के चलो जनवरी के अंदर एक सेशन होता है, क्या फरवरी के अंदर कॉल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या अप्रैल में किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर है यस। और कौन सुमन करेगा? मतलब बुलाएगा कौन? कॉल कौन करेगा? सुमन कौन करेगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, तो क्या है? सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट कितने बार? 2 टाइम्स इन अ ईयर। आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सुमन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक फिट्स। अभी बताया था मैंने, आर्टिकल 85 में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट सुमन कर सकते हैं एक साल में 2 बार। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 सेशंस। नहीं, 3 सेशन नहीं, कितने सेशन दे रखे हैं? 2 सेशंस। ठीक है, तो ये तो गलती हो जाता है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ द डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। बिल्कुल सही है। अभी मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम गैप तो बता रखा है 6 मंथ्स का, लेकिन मिनिमम गैप नहीं बता रखा। वो चाहे तो कभी भी कॉल किया जा सकता है, कितने टाइम भी, कितने दिनों बाद भी, है ना। 16, व्हाट इज द क्वारम ऑफ द लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ। देखो क्वारम कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, तो क्वारम क्या होता है? क्वारम होता है 1/10 मेंबर। 1/10 मेंबर मतलब हाउस की मीटिंग या हाउस के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या ट्रांजैक्शन करने के लिए कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, जब भी अपने मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। वो कितनी होगी? 1/10 मेंबर। 1/10 मेंबर। अब देखियो टोटल कितने हैं? टोटल 550 है। 550 का 10 से डिवाइड कर दो, 1/10 ही तो बोला है, तो कितने? 55। तो देखो 55 मेंबर तो हाउस के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए जब भी अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जब भी अपने मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ? धरना 55। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वायरम ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। देखो कितने एग्जाम से पूछा गया है, वाला भी जो प्रीवियस किया था वो भी किसी न किसी एग्जाम में आ चुका था। तो देखो क्वायरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। अभी बताया था आपको 331। अगर मैं यहाँ पर लोकसभा काट दूँ और लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दूँ, अब क्वेश्चन पढ़ना, द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो आंसर क्या होता है?
3 कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको डिलीट कर दिया गया है? 104। द यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन ही दोनों के अंदर है, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी। तो आंसर क्या है? सी, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटी इन द लोकसभा? मैंने आपको टोटल स्ट्रेंथ कितनी बताई थी? 550 बताई थी। 530 फ्रॉम स्टेट्स और 20 फ्रॉम यूटीज। कहाँ से? यूटीज थे, तो 20। क्वेश्चन 21, द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस ऑफ पीपल्स। देखो, जो लोकसभा को ही हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के जो इलेक्शंस किए जाते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो पीपल्स के द्वारा किए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस है, तो इसलिए हाउस ऑफ द पीपल्स कहा जाता है। पीपल्स, लोकसभा क्यों कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल को? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, इसलिए। क्वेश्चन क्या है? द सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स में बी टर्मिनेटेड बाय, टर्मिनेट किसके द्वारा किया जा सकता है? एडजमेंट, बिल्कुल सही है। प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, मतलब ऑल द एबव। मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे सेशन में कई सारी सीटिंग 1, सीटिंग 2, सीटिंग 3, कई सारी सीटिंग की जा सकती है। एक सीटिंग के अंदर 2 मीटिंग, मीटिंग 1 और मीटिंग 2। सेशन में कई सारी सीटिंग, एक सीटिंग में 2 मीटिंग। अब देखो, इस सीटिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है, इस सीटिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस के द्वारा सीटिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है। और इसमें दो तरह की चीज़ें, एक एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट, इसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है, एडजर्नमेंट के अंदर टाइम पीरियड फिक्स होता है। एडजर्नमेंट साइन डाई के अंदर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, टाइम टेबल नहीं बताया जाता कि कितने दिनों के लिए टर्मिनेट की जा रही है सीटिंग को। ठीक, अब मैं तुमसे ये पूछूँ, क्या सेशन को भी टर्मिनेट किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। सेशन को कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोरोगेशन, सेशन को जो प्रोरोगेशन होता है, सेशन को जो टर्मिनेट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? सेशन को किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। सेशन को टर्मिनेट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और सीटिंग को किसके द्वारा किया जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। तो इसका क्या है? और डिसोल्यूशन, देखो, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल के टेन्यूर होने से, कंप्लीट होने से पहले, 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन से? मैं बता चुका हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू प्रोरोगेशन द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स? प्रोरोगेशन कौन करते हैं? ध्यान करना, प्रेसिडेंट। और सीटिंग, अगर यहाँ पर ये सेशन को हटा दूँ और यहाँ पर सीटिंग लिख दूँ, है ना, फिर पढ़ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू प्रोरोगेशन, यहाँ पर टर्मिनेट द सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स, फिर क्या आया था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। तो मतलब यहाँ इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीकर सही रहता है ना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस मतलब लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म ऑफ द लोकसभा, ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड। अच्छा, एक्सटेंड के बारे में बताया। देखो, लोकसभा की जो नॉर्मल टेन्योर कितनी होती है? 5 साल होती है। नॉर्मल टेन्योर कितनी होती है? 5 ईयर्स होती है। लेकिन इस टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है कब? कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा की जो लाइफ है, टेन्योर है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। देखो, जब नेशनल इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारे आर्टिकल्स को कवर किया जाएगा, जैसे आर्टिकल 352, 356, नेशनल इमरजेंसी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, नेशनल इमरजेंसी किस किस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि 3 एरियाज़ में फ़र्क पड़ता है ना, शायद मैं आपको बता चुका हूँ कंसेप्ट में। 3 एरिया में फ़र्क पड़ता है, कहाँ पर? सेंटर स्टेट के रिलेशन पे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे, आर्टिकल 358 और 359 पढ़ा होगा आपने। और तीसरा, टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टेन्योर है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। क्या ऐसा कभी हिस्ट्री में हो चुका है? तो आंसर है यस। कौन सी लोकसभा में? फिफ्थ लोकसभा थी जिसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए। तो देखिए, फिर से पढ़ते हैं, द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय द 1 ईयर। तो सी पढ़ो, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, जब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स। क्वेश्चन 24, द टेन्योर ऑफ द विच लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर्स। अभी बताई थी मैंने, ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान 5th लोकसभा को, कौन सी 5th लोकसभा की जो टेन्योर है, लाइफ है, उसको एक्सटेंड कर दिया था 1 साल के लिए। क्वेश्चन
25th विच स्टेट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा। देखो कौन है, यूपी। मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, यूपी में वर्ल्ड बैंक थी माना कर। देखो यूपी मतलब यूपी, एम मतलब महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र। देखो मैंने यार जो कंसेप्ट का वीडियो बनाया था, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो लोकसभा के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, फैक्चुअल चीज़ें थी उसमें। तो उसमें मैंने ये ट्रिक बता के रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे या पहली बार आप PYQs देख रहे हो तो एक बार जाके आप MCQs वो कंसेप्ट भी देख सकते हो। W फॉर द वेस्ट बंगाल, B फॉर बिहार, T फॉर तमिलनाडु, M फॉर मध्य प्रदेश, K फॉर कर्नाटका। ठीक है, फिर से पढ़ो, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इसमें क्या है क्वेश्चन पढ़ना, 25th विच स्टेट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 26 आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाइस्ट नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स हैज बीन अलॉटेड टू। अभी मैंने बताया था यूपी में वर्ल्ड बैंक थी माना कर। ठीक, आफ्टर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद किसको सबसे हाईएस्ट नंबर सीट्स है, ध्यान रखना महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका। ठीक है, मैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द लोकसभा। देखो इन सीट्स को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपने ये याद कर रखा है या ये ट्रिक आपको याद है तो आप उसको अरेंज कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखो, अब देखो महाराष्ट्र सबसे मतलब सेकंड नंबर पर है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर पर जोड़ दो। ठीक, महाराष्ट्र। फिर आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है, इसमें देखो सबसे हाईएस्ट क्या है 42, क्योंकि 48 तो हमारा महाराष्ट्र के लिए चले गया। फिर दूसरा कौन आता है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल दूसरे हाईएस्ट के लिए चले गया 42 के लिए। अब आता है बिहार, बिहार है नहीं। फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु है। फिर उसके बाद सबसे थर्ड कौन सा है इसमें, 39, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ को याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और देखो छत्तीसगढ़ का मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ क्या है हमारी, देन आप इसका कर लेना है ना, वैसे इतना याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 28 विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ ओनली वन सीट इन द लोकसभा। मैं आपको बता चुका हूँ स्टेट्स का क्या फॉर्मूला था, ऑल, सॉरी ये है यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मूला ऑल PC, और स्टेट्स का क्या फॉर्मूला था, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, श्री नरेंद्र मोदी, है ना। तो ये ट्रिक मैं आपको कंसेप्ट वाले वीडियोस के अंदर पूरा कवर कर चुका हूँ, पूरी ट्रिक मैं उसमें बता रखी है। अब देखो एक सीट किस किस के लिए रिजर्व है, करते हैं, गोवा नहीं, और गोवा किस में आता है हमारा, स्टेट्स में आता है, स्टेट में SNM है। ठीक है, देखो SNM का फुल फॉर्म ही नहीं बताना, आप तब भी कर सकते हो। देखो कैसे, मणिपुर, चलो ठीक है मान कर चलो मणिपुर, इससे यहाँ से आपने मान लिया, वैसे है नहीं, फिर से आपको बता रहा हूँ, S फॉर सिक्किम है, N फॉर नागालैंड है, M फॉर मिजोरम है। ठीक है, देखो मणिपुर, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, ख़त्म। दादरा नागर हवेली क्या है, दादरा नागर हवेली हमारी UT, तो UT देखो D से स्टार्ट हो रहा है, D से यहाँ तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी ख़त्म। अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, स्टेट है, स्टेट में कौन से आते हैं, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, तो अरुणाचल प्रदेश भी ख़त्म। अब क्या आता है, C फॉर चंडीगढ़, बिल्कुल सही है। देखो A फॉर अंडमान निकोबार, L फॉर लद्दाख, L फॉर लक्षद्वीप, P फॉर पौडुचेरी और C फॉर चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ है बिल्कुल। सिक्किम, सिक्किम है, मिजोरम, मिजोरम भी, N फॉर नागालैंड। ये मैं सारी ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29 द फर्स्ट जनरल इलेक्शन तो लोकसभा वाज हेल्ड इन 1952, ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल है 1952। क्वेश्चन नंबर 30 हु इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा कौन है, ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे लोकसभा के लीडर होते हैं। अगर मान के चलो प्राइम मिनिस्टर हमारे लोकसभा के मेंबर ही नहीं है, मान के चलो राज्यसभा के मेंबर है, क्या वो तब भी लीडर ऑफ लोकसभा के माने जाएंगे, तो आंसर है नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा किसी एक को बता दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है लीडर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन 31 A seat of the MP can be declared vacant if he absent himself from the house for the continuous period of 6 months, sorry 2 months, कितने 2 months 60 days। मैं आपको ये बता चुका हूँ, है ना, कोई भी मेंबर बिना परमिशन के 60 डेज़ या 2 months के लिए एबसेंट है, ठीक है, तो उसको निकाल दिया जाता है।
32 स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, देखो जो स्पीकर लोकसभा है और सारे के सारे मेंबर्स चुन के आ गए, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स आ गए। अब इलेक्टेड मेंबर्स को, अब इनमें से इलेक्टेड मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को स्पीकर चुन लिया जाता है, ठीक है। सभी इलेक्टेड मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को, एक मेंबर को स्पीकर चुन लिया जाता है। इलेक्शन होते हैं इसके भी, है ना। इलेक्शन की डेट को कौन फिक्स करता है? स्पीकर, लोकसभा की स्पीकर की इलेक्शन डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट, है ना। और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन डेट कौन फिक्स करता है? खुद स्पीकर। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन 33, हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स रिजिग्नेशन टू, किसने किया था? हाँ, स्पीकर किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसको देंगे? स्पीकर को। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। तो क्या स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देंगे? डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन 34, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायर ऑफ हिज टर्म। कैसे बताया था मैंने आपको? रिमूवल बताया था कि लोकसभा के स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर को आपको रिमूव करना है। डिप्टी स्पीकर को आपको रिमूव करना है। तो यह जो रिमूवल रिसोल्यूशन है लोकसभा के अंदर जाएगा, और लोकसभा के द्वारा उस रिसोल्यूशन को इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो रिमूवल रिसोल्यूशन है वो लोकसभा के अंदर जाएगा और इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी पास हो गया, उनको निकाल दिया जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा। क्या ये राज्यसभा के अंदर जा सकता है? तो आंसर है नहीं, ठीक है। ये सारा मैं कवर करवा चुका हूँ कंसेप्ट वाली वीडियो के अंदर। तो स्पीकर बताइए, इफ़ द लोकसभा पास रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, ठीक है। इफ़ द लोकसभा पास अ रिजोल्यूशन। क्वेश्चन 35, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं। किसके द्वारा? इलेक्शंस होता है ना इनके। तो अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कौन सा आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 310 के अंदर। सेकंड, ही शी नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस एट अ टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शंस बट हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शंस। नहीं, मैं आपको बता चूँ, इलेक्टेड मेंबर ही हो पाएंगे, ठीक। ये नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट बताया नहीं मैंने। थर्ड, इफ़ ही एंड सी इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर। अभी बताया था मैंने, स्पीकर किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। तो इसका आंसर क्या आता है? देखो, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, तो मतलब ओनली 3। क्वेश्चन 36, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेंट हिज और ऑफिस इफ ही एंड शी सीज टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली। बिल्कुल सही है। स्पीकर कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर से होता है। अगर मेंबर से ही निकाल दिया गया, ठीक है, तो स्पीकर से भी निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। इलेक्टेड असेंबली में नहीं, लोकसभा के अंदर भी अवेलेबल है। सेकंड, whenever the legislative assembly is dissolved the speaker shall vacate his or office immediately। नहीं, मान के चलो कि 20 तारीख को मेरे 5 साल ख़त्म हो रहे हैं और मैं स्पीकर हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोकसभा का स्पीकर हूँ, ठीक। अब क्या है कि मेरी 20 तारीख को 5 साल ख़त्म हो रही हैं, लेकिन जो न्यू इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब न्यू इलेक्शंस का जो ऑफिस जो मेंबर्स हैं वो हमारे 30 तारीख को आएंगे ऑफिस के अंदर। शपथ कब लेंगे? 30 तारीख से अपनी पावर, अपनी फंक्शंस को एंजॉय करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या ये 10 दिन के लिए, स्पीकर की जो पोस्ट है क्या वो वैकेंट रहेगी? तो आंसर है नहीं। जब तक कि वो नए स्पीकर्स, जब तक कि नए मेंबर्स इलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक कि नए मेंबर आ नहीं जाते ऑफिस के अंदर, जब तक मैं 10 दिन तक, ठीक है, एक्सटेंड करूँगा। कितने दिन के लिए एक्सटेंड करूँगा? 10 तक, मतलब 30 तारीख तक मैं एक्सटेंशन करूँगा। तो इमीडिएटली नहीं करता मैं, ठीक है, इमीडिएटली नहीं करता। फिर से पढ़ना, वैन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व होने के बाद स्पीकर शेल वैकेंट हिज और ऑफिस इमीडिएटली नहीं, जब तक कि न्यूली इलेक्टेड मेंबर नहीं आ जाते। तो देखो ये ख़त्म, तो ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द जनरली अपॉइंट एज अ प्रोटेम स्पीकर? हु इज द जनरली अपॉइंटेड प्रोटेम स्पीकर? देखो मैंने क्या बताया था, लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स में से सबसे जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा लोकसभा के अंदर, सभी इलेक्शन होके गए, ठीक है। अब इनकी लिस्ट बनाई जाएगी, सभी मेंबर्स की, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट बनाई जाएगी, और इन मेंबर्स में से जो सबसे ज़्यादा सीनियर जो होगा, मोस्ट सीनियर मेंबर जो होंगे, ठीक है, उनको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? शपथ कौन दिलवाता है? खुद प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन क्या होता है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरे
न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलवाना। उनको शपथ कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलवाता है? प्रेसिडेंट। अपॉन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो देखिए, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू, मैंने क्या बताया था? एडमिनिस्टर ओथ टू द मेंबर्स। क्या करना है? मेंबर्स को शपथ दिलवाना। क्वेश्चन नंबर 39, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली। देखो, मैंने क्या बताया था कि कोई भी मैटर है, इसके अगेंस्ट में 50 ने वोट दिया है, और कोई मैटर है इसके अगेंस्ट में भी, इसके फेवर में भी 50 ने ही वोट दिया है। अगेंस्ट में भी 50 ने वोट दिया है और फेवर में भी 50 ने वोट दिया है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ स्पीकर, ठीक है। ये कौन सा आ गया? ये टाई का केस हो गया ना। टाई केस होगा कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है। अब मेरे ऊपर जाएगा कि स्पीकर साहब, अब आप वोट कह रहे हो कि आप किसके फेवर में हो, ठीक है, अगेंस्ट में हो या फेवर में हो, आप क्या करना चाहते हो। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं वोट दूंगा ये डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, इस कंडीशन को ख़त्म करने, टाई को ख़त्म करने के लिए स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हमारे वोट करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं कास्टिंग द वोट। तो कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल बता चुका हूँ, 100 सब क्लॉज 1। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक यूज हिज कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। इन केस ऑफ टाई व्हेन द वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। इक्वल डिवाइड होंगे जब भी वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following article of the constitution provide that the speaker shall have and exercise the casting vote in case of the equality of the votes। कौन से आर्टिकल में बताया था मैंने? आर्टिकल 100 सब क्लॉज 1। और ध्यान रखना आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 के अंदर क्वेरम भी है, ठीक। क्वेश्चन 41, हु आर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? मैंने बताया था जेबी मलवंकर। और ये पहले ऐसे स्पीकर हैं जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया था, पास हुआ था। पास नहीं हुआ था शायद, मोशन मूव हुआ था, है ना। तो जेबी मलवंकर। क्वेश्चन 42, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव इन द लोकसभा। बिल्कुल सही है, कौन थे? जेबी मलवंकर, बता चुका आपको। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? तो आंसर है नहीं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या राज्यसभा के अंदर पास किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस में पास होगा? ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा, पास होगा, ठीक। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए कितने मेंबर की सपोर्ट चाहिए? मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है? नहीं, तो आंसर चाहिए होती है। कितने मेंबर्स की? 50 मेंबर्स की, ठीक है। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज, मैंने बताया था मीरा कुमार। क्या होता है? मीरा कुमार। अच्छा, विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित हमारे जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, है ना। तो विजयलक्ष्मी पंडित से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो ध्यान रखना विजयलक्ष्मी पंडित, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी हमारी विजयलक्ष्मी पंडित। और और ऐसी इंडियन भी हैं जो UNGA, एकमात्र इंडियन है जो UNGA की प्रेसिडेंट बन चुकी है। सुचिता कृपलानी को भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम से पूछा जाता है। क्यों सुचिता कृपलानी पहली फीमेल CM है इंडिया की फर्स्ट फीमेल CM कौन है? सुचिता कृपलानी। कौन से स्टेट की? तो यूपी की। ध्यान रखना सुचिता कृपलानी कहाँ की है? फर्स्ट फीमेल CM है किसकी? इंडिया की, ठीक है। और कौन से स्टेट की थी? यूपी की थी। 44, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एवर स्पीकर ऑफ द लोकसभा? बता चुका हूँ, PA संगमा, ठीक है। जेबी मलवंकर कौन थे? जेबी मलवंकर फर्स्ट स्पीकर थे। और ट्रैवल स्पीकर, यहाँ पर देखो ट्रैवल स्पीकर पूछ चुका है, तो PA संगमा। इस चीज़ का ध्यान रखना ट्रैवल का। क्वेश्चन 45, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, ध्यान लोकसभा स्पीकर के, जो लोकसभा के जो सेक्रेटरीट होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? लोकसभा स्पीकर के। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर द लोकसभा इन कंपेरिजन टू द राज्यसभा? तो लोकसभा की मैं एक्सक्लूसिव पावर आपको बता चुका हूँ, और राज्यसभा के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा पार्ट सेकंड, उसके अंदर सब कुछ बताया जाएगा आपको राज्यसभा के बारे में। पहले कंसेप्ट आएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी राज्यसभा के ऊपर PYQs के ऊपर आएगी, ठीक है। देखो, द मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल्स। मैंने बताया था कौन सा? आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में ये बोल रखा है कि मनी बिल ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा के अंदर नहीं। तो ये सही है, ठीक है। और 110 के अंदर मनी बिल को क्या कर रखा है? डिफाइन करके रखा हुआ है। तो सही है ना। रिगार्डिंग द रिजेक्शन अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, बिल्कुल सही है, ठीक है। मनी बिल का भी वही है।
देखो मनी बिल को लेके मैंने एक शॉर्ट बना के रखा हुआ है, मतलब 50 सेकंड्स का है, तो एक बार शॉर्ट को देख लेना, आप मनी बिल पूरा समझ जाओगे। मनी बिल और एक और शॉर्ट बना के रखा हुआ है, वो किसके ऊपर है देख लेना आप, है ना। एक और दो तीन शॉर्ट बनाए हुए हैं, आप देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस 1-2 मिनट के अंदर। द अकाउंटेबिलिटी टू काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, है ना। अकाउंटेबिलिटी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके है, क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। फिर फोर्थ, मतलब फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। कंसिडरिंग द क्रिएशन ऑफ द वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ये हमारी राज्यसभा की स्पेशल पावर है, आर्टिकल 312 के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, वो हमारे राज्यसभा के ऊपर ही होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जब भी राज्यसभा के ऊपर कोई भी वीडियो लेकर आऊँ आपके पास पहुँच जाए, आप फ़ायदा उठा सकें। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चुने लिए, है ना, मतलब सोर्स बहुत अच्छा है, ठीक, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, और ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, कैग रिपोर्ट ये भी हो सकती है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, ठीक है। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस होगी फर्स्ट केस में लोकसभा के अंदर, फिर राज्यसभा में डिस्कस करते हैं। ये आपको जब बिल के बारे में पढ़ा जाएगा, बजट के बारे में पढ़ा जाएगा, जब बताया जाएगा ना। क्वेश्चन 48, विच आर द 2 स्टेट्स अदर देन यूपी हैव द हाइएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। अब देखो, अब वो वाली ट्रिक याद करो, यूपी में वर्ल्ड बैंक थी माना कर, ठीक है। अब आप निकाल लेना, ये है आपका होमवर्क, कमेंट में बताना क्या आंसर है 48 का। अब आता है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लोकसभा कॉल द फर्स्ट हाउस, बताइए लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहा जाता है, तो आंसर है नहीं। क्यों फर्स्ट हाउस नहीं, इसको सेकंड हाउस कहा जाता है। देखो लोकसभा का बताता हूँ, लोकसभा को सेकंड हाउस कहा जाता है, ठीक, सेकंड हाउस। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, मैं वो आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल को कहा जाता है, और लोकसभा को ही पॉपुलर हाउस कहा जाता है, पॉपुलर हाउस। इन दोनों का रीजन सेम है, ध्यान, पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है, इसलिए लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और पॉपुलर हाउस कहा जाता है, ठीक। और सेकंड हाउस है, लोकसभा इज सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस कौन सा है, लोकसभा, सॉरी फर्स्ट हाउस कौन सा है, राज्यसभा, और लोकसभा क्या है, सेकंड हाउस है। तो भी पढ़ना, राज्यसभा इज अपर हाउस, बिल्कुल सही है। लोकसभा इज टेम्प्रेरी हाउस, सही है, क्योंकि 5 साल के बाद ये उसको डिजॉल्व कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है 49 का ए, लोकसभा इज फर्स्ट हाउस, नहीं सेकंड हाउस है। क्वेश्चन 50, द स्पीकर कैन स्टॉप अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ यील्डिंग द फ्लो, क्या कहते हैं इसको, यील्डिंग द फ्लो। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई मेंबर बोल रहा है उसके अंदर, लोकसभा के अंदर, है ना, लोकसभा के अंदर कोई व्यक्ति है, स्पीकिंग कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तो मैं तो स्पीकर जो होंगे बोलेंगे भाई तुम रुको, दूसरे को बोलने का मौका दो, तुम रुको और तुम बताओ, है ना, मतलब एक मेंबर को रोकने के बोलने से मना कर देगा और दूसरे मेंबर को बोलेगा कि तुम अपने भाषण स्टार्ट करो, तुम बोलो, ठीक है, इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन 51, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। देखो हाँ, जो हमारे जो दूसरी शॉर्ट थी वो जॉइंट सेटिंग के ऊपर बेस्ड थी, कौन सा, जॉइंट सेटिंग के ऊपर। अब आप एक बार शॉर्ट देख लेते हो ना, तो आपको जॉइंट सेटिंग और मनी बिल सब कुछ समझ में आ जाएगा इसको लेके। तो देखिए जॉइंट सेटिंग, सबसे पहले बताओ जॉइंट सेटिंग कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 108 के अंदर। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट के अंदर दे रखी है, अगर टाइम हो 50 सेकंड्स का तो एक बार वो शॉर्ट्स को जरूर देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे शॉर्ट्स हैं। देखो जो पार्ट या 3 या 4 के अंदर हम जॉइंट सेटिंग के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ पार्लियामेंट का हर एक एंगल्स को कवर किया जाएगा, टेंशन मतलब। तो हु प्रिसाइड, दो प्रिसाइड की बात करता हूँ मैं, ये है चार्ट, इसको याद रख लेना बस। ये है स्पीकर प्रिसाइडिंग, मैं जॉइंट सेटिंग इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ ना। पहले प्रिसाइड कौन करेंगे, स्पीकर। अगर स्पीकर एबसेंट है तो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर भी एबसेंट है तो ध्यान रखना डिप्टी चेयरमैन करेंगे,
डिप्टी चेयरमैन करेंगे, चेयरमैन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, चेयरमैन नहीं करेंगे। ठीक है, जब जॉन सिटिंग का जब पढ़ा जाएगा आपको पार्ट चैप्टर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो देखो, स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए। तो देखो कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और हाँ, किसके रूल ऑफ प्रोसीजर किसके यूज़ किए जाते हैं? लोकसभा के यूज़ किए जाते हैं। जब जॉन सिटिंग होगी जब बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, हु डिसीजन शैल बी द फाइनल। मैं आपको बता चुका हूँ कंसेप्ट वाली वीडियोज़ के अंदर भी, लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई बिल गया, बिल मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर, स्पीकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर इस डिसीजन को क्या चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर? तो आंसर है नहीं, स्पीकर के द्वारा तय किया जाएगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। तो इस डिसीजन को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस डिसीजन को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है? आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन बताया था मैंने? एम अनंत एंगर। ठीक है, एंगर। 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैलरी अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर चार्ज ऑन द काउंसिल फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। पहले बता, काउंसिल फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 266। ठीक है, कितने कितने फंड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 3। 266 काउंसिल फंड ऑफ इंडिया, 266 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ इंडिया 267, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 के अंदर। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको भी बताया जाएगा, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर। तो देखो, सैलरी अलाउंस स्पीकर की कहाँ से चार्ज होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बिल्कुल सही है। अगर मैं स्पीकर को काट दूँ, है ना, प्रेसिडेंट लिख दूँ, तब भी ये स्टेटमेंट सही होगा। वाइस प्रेसिडेंट लिख दूँ, तब भी ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक, अब स्पीकर जब मैं ड्यूटी स्पीकर लिख दूँ, तब भी आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पैसे सैलरी वैलरी दी जाती है। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रैंक हायर देन द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स अदर देन पीएम। बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, प्रेसिडेंट से लेके, है ना। देखो पहले कौन आता है? प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी पीएम, फिर अब आते हैं दो लोग। कौन आता है? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है ना। और स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और सीजीआई, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा की प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं पीएम, फिर आते हैं गवर्नर, फिर आते हैं फॉर्मल प्रेसिडेंट, फिर आते हैं डिप्टी पीएम, फिर आते हैं सीजीआई और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये सही है ना। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा होती है, मतलब प्रेसिडेंट ज़्यादा रैंक है उनकी, लेकिन पीएम से कम है। वो पीएम तो 3rd नंबर पे आता है ना। तो इसका आंसर क्या है? पहला सही है, बता करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, देखो ये लास्ट क्वेश्चन था। 54 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन कराई है, जितने मैंने एमसीक्यूज़ कराए हैं, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पार्ट 2 देखना है आपको, राज्यसभा के बारे में ऐसे एमसीक्यूज़ करना है, ऐसे कंसेप्ट समझने हैं, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जो चैनल है थोड़ा नया है, तो मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से, सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो बना के लेकर आऊँगा। हम लेते हैं विदा। पढ़िए, लिखिए, ऐश कीजिए। जी धन्यवाद।